नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं अपने काफी इंतजार के बाद अपने चैनल को दोबारा से स्टार्ट किया है, बायोलॉजी विद आकाश। आपको यहाँ पे जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं, जो भी कंटेंट है बायोलॉजी से रिलेटेड, क्लास 9 to 12 जो भी आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे लेक्चर वगैरह जो हैं वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो भी नए व्यूअर यहाँ पे जुड़े, नए व्यूअर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर 9 to 12 आप कोई भी किसी भी रिलेटेड, कोई भी बायो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो बने, कोई लेक्चर डिलीवर हो, तो वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप वो सब चीजें आप कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज सबसे पहली वीडियो है, तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद आकाश पे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें आज के कुछ इंट्रोडक्शन है कि हमारे क्लास 9 to 12 बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, किसकी वेटेज ज्यादा है, ये हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड की क्लास की स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से। क्लास 10 के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक हैं बेसिकली। सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं क्लास 10 के अंदर। इन 5 चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास है लाइफ प्रोसेस। सेकंड जो चैप्टर है हमारे पास वो है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर जो है हमारे पास वो है हमारे पास एनवायरमेंट। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और फिफ्थ चैप्टर जो है हमारे पास वो है हेरिडिटी। ये 5 चैप्टर जो हैं वो बेसिकली हमें 10th क्लास के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे पास क्लास 10th के अंदर, अगर बोर्ड के हिसाब से हम सीबीएसई बोर्ड देखे, एचबीएसई बोर्ड देखे, अदर कोई भी बोर्ड हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं वो 2 चैप्टरों से बनते हैं, लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और एनवायरमेंट और हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है इनसे सबसे कम नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि सबसे इजी जो चैप्टर है हमारे पास 10th क्लास के अंदर वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी वाला चैप्टर जो है वो हमारे पास सबसे इजी होते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे मेडिकल फील्ड के अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट आगे अगर कंटिन्यू करता है 10th क्लास के बाद, अगर 11th क्लास के अंदर अगर मेडिकल स्ट्रीम लेता है तो उनके लिए सारे चैप्टर में बेसिकली इंपॉर्टेंट है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से आगे आप जब 12th क्लास के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर है इससे रिलेटेड एक यूनिट है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक पूरी यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के अंदर हमें बेसिकली किस किस के बारे में पढ़ना है, हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, हमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस टाइप का न्यूट्रिशन मतलब प्रोसेस जो होता है फूड का वो कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे कौन कौन से हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो ग्लैंड कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ना है हमें। उसके अलावा हार्ट के अलावा हमें किसके बारे में, हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा हमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, हमें लिम्फ के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर में प्लांट से रिलेटेड तो हमें प्लांट्स के अंदर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, जाइलम फ्लोएम के बारे में, एसेंट ऑफ शेप, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, इन सभी के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के ऊपर जो है हमारा जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो लाइफ प्रोसेस के ऊपर कंटिन्यू करेंगे हम, लाइफ प्रोसेस से कि भाई लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है। जब भी हमारा इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा वो लाइफ प्रोसेस पे आएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर है जो है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर बेसिकली क्या चीजें हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे लिए ब्रेन।
ब्रेन के अलावा फिर उसके बाद हमारे पास कुछ नर्वस एक्शन आते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, इनवोलेंट्री एक्शन हो गया, वोलेंट्री एक्शन हो गया। ये सब एक्शन जो है इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो हमारे पास ट्रोपिक मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है, ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो बेसिकली हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो, मतलब तो हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट जो है ये इजी चैप्टर है काफी, ठीक है। तो आवर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास कुछ मेन टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हर बार जो क्वेश्चन बनता है, अगर हम एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू जो हमारे पास बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं आवर एनवायरनमेंट से, वो हमेशा मोस्टली बनते हैं या तो इकोसिस्टम से, या हमारे पास एसरेशन रीजन, अगर क्वेश्चन की बात करें तो एसरेशन रीजन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट से, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फूड चेन, फूड वेब, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन की, कि कोई क्वेश्चन अगर डायरेक्टली अगर आवर एनवायरनमेंट से 3 नंबर के अंदर पूछा जाता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ से 10% लॉ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 10% लॉ की कितनी एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से जो और क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास 3 नंबर के अंदर, उसके अंदर आपको केस बेस्ड स्टडी के अंदर 4 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, किसका, ओजोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या मिल सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल जो होते हैं उनके मेथड से भी आपको क्या मिल सकते हैं, क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नॉर्मली बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। हमें यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में, इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या है हमें स्टडी करनी है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर किस किस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से हर बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि प्लांट के अंदर जो सबसे मेन जो होता है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, जिनके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे मेन जो है बडिंग है, फिजन है। फिजन में हमारे पास 2 हैं, एक है हमारे पास बाइनरी फिजन, एक है हमारे पास मल्टीपल फिजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, रीजनरेशन हमारे पास है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारे पास है। तो ये सारे मेथड जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक सा प्रोसीजर है, आप सबको पता भी होगा कि हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी हम प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि भाई हमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लावर मतलब फूल जो है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम अगर फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं तो फ्लावर में सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन जो होता है उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहां से, एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर हमारे पास मेल पार्ट है, स्टिग्मा हमारे पास क्या है, फीमेल पार्ट है। तो इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक आपके कवर करेंगे, ठीक है। कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे, कहां से कौन से क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकते हैं, ठीक है, कहां से बोर्ड जो एग्जामिनर जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो कहां से सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में,
एसटीडी के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, कौन कौन सी डिजीज वायरल होती है, कौन कौन सी डिजीज बैक्टीरियल होती है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मतलब आपको ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको सभी चीजों के बारे में जो भी आप यहाँ पे 10th क्लास से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड जो भी चीजें आपको पता करनी है, ठीक है, उन सभी की वीडियोज आपको यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है 5th चैप्टर, हेरिडिटी। और एनवायरमेंट की तरह हेरिडिटी भी एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। हेरिडिटी के अंदर कुछ वेरिएशन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा वेरिएशन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, वेरिएशन किस वजह से होते हैं, ठीक है, क्या क्या कोज है वेरिएशन के, वेरिएशन क्यों नेसेसरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके अलावा मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर क्रॉस किया था और मेंडल ने वहां पे क्या क्या स्टडी की थी, ये सभी चीजें हमें यहाँ पे बेसिकली पढ़नी है। अगर हेरिडिटी के अंदर बात करें तो हेरिडिटी के अंदर हर बार क्रॉस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आए, चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस से आए, ठीक है। मेंडल के जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं उनसे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हेरिडिटी के बाद, अगर हम बात करें हेरिडिटी के अंदर जो एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली सेक्स डिटर्मिनेशन से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्स एजुकेशन जो होती है वो स्कूल वगैरह के अंदर नेसेसरी क्यों है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल ओवर जो 10th क्लास का जो बोर्ड का हमारा सिलेबस है बायोलॉजी का, ठीक है, जिसके अंदर आपकी बायोलॉजी जो आती है वो कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की आती है। तो अगर आप रेगुलर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जिसने एक बार भी अगर बायोलॉजी के बारे में बहुत कम पढ़ा है, ठीक है, या बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक है जिनके अंदर उसको कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे इस चैनल के ऊपर, तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। सारे आपके कंफ्यूजन जो भी है, जिस भी टॉपिक के अंदर आपको कंफ्यूजन आ रहे हैं, उनको सिंपल तरीके से आपको सारी चीजों के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। तो किस टॉपिक पे हम सबसे पहले, वैसे हम बता दिया है कि भाई लाइफ प्रोसेस से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई सा ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिससे हम वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करना है हमें, नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपलोड करना है वो कौन से टॉपिक से हम अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में आप कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि भाई कौन से टॉपिक के बारे में हम वीडियो बना सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको लगता है भाई हमारी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वहां पे भी आप इस चैप्टर के, मतलब जो भी इस क्लास 10th के जो भी चैप्टर हैं उनसे आप टॉपिक जो है उनको कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कि क्लास 12th की, क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th का जो बायोलॉजी का जो ओवरऑल पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है थ्योरेटिकल, 30 नंबर की उनकी क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है। 30 नंबर की आप सबकी प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। 70 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है थ्योरी का वो आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास 12th के अंदर, तो क्लास 12th के अंदर हमारे पास अगर हम बात करें तो बहुत सारे चैप्टर हैं हमारे पास, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर हमारे पास क्लास 12th में वो है हमारे पास जेनेटिक्स की जो यूनिट है, जिसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन, उसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये 3 चैप्टर जो है जो सबसे ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे आगे कंपटीशन के अंदर जाइए, कंपटीशन के अंदर चाहे आप नीट का पेपर दीजिए, 12th क्लास के बाद अब जब आप नीट का पेपर स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, आप फ्रेश नीट का पेपर देते हो, तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इस यूनिट से मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इस यूनिट के अंदर, तो इस यूनिट में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर मेंडल के कुछ लॉ के बारे में, जो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे उन लॉ के बारे में है। मेंडल ने कौन कौन सी क्रॉस की थी उन क्रॉस के बारे में है, उनके क्या रेशियो आए थे, ठीक है। कोडोमिनेंस के बारे में है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में है, लिंकेज और रिकम्बिनेशन के बारे में है, ठीक है। तो लिंकेज और रिकम्बिनेशन के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर कुछ डिसऑर्डर के बाद कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, कुछ हमारे पास सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है, और कुछ हमारे पास अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बेसिक जो चीजें हैं वो यही है। और
कुछ हमारे पास यहाँ से जो एक तरीके से पेडिग्री जो चार्ट होता है, ठीक है, उससे भी हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, पेडिग्री चार्ट से भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर हम इससे नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको डीएनए से रिलेटेड चीजें मिलेगी, ठीक है। डीएनए से के बाद आपको डीएनए के अंदर डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, किस किस तरीके से हमें ये पता चला कि भाई डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए के बारे में हमें पता करना है। सेंट्रल डोगमा मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, कौन कौन से एंजाइम्स उसके अंदर यूज होते हैं, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला जाता है। तो इन सब के बारे में भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है चैप्टर, लेकिन है बहुत इजी। अगर आप उसको अच्छे तरीके से अगर आप करते हो, आप देखते हो, ठीक है, तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस चैप्टर के अंदर ज्यादातर क्या है, थ्योरेटिकल चीजें हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से समझना है। जैसे वहां पे डार्विन ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, क्या थी हमारे पास, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या थी, उसके अलावा हमारे पास डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमारे पास क्या थी, ठीक है, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी जो होती है वो हमारे पास क्या थी। तो ये सब थ्योरी के बारे में हमें यहाँ पे बेसिकली बात करनी है, ठीक है। उसके अलावा इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन सा होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन सा होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्यों नेसेसरी है, और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी कर देंगे हम उस टॉपिक को, ठीक है। अगर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, उसके अलावा इवोल्यूशन कैसे हुआ मैन के अंदर, किस तरह कौन कौन हमारे एंसेस्टर थे, क्या क्या हमारे पास एविडेंस है इवोल्यूशन से रिलेटेड, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके बाद जो अगर जेनेटिक्स के बाद अगर हम बात करें, तो सेकंड जो हमारे पास यूनिट आती है वो आती है रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, इसके अंदर बेसिक जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उन लोगों ने काफी चीजें जो है, रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है इसकी काफी चीजें आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जैसे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लोरिंग प्लांट्स में, उसमें पोलिनेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपको ये पता करना है पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन्स के पास कौन कौन सी लेयर होती है, कितने गैमेट होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं पोलन ग्रेन्स के पास। उसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, तो हम अगर फ्लावर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, मेल गैमेटोफाइट के बारे में, सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें, दूसरी अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के अंदर, कि रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, तो अगर हम ज्यादातर इसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद oogenesis कैसे होती है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स वगैरह होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, प्यूबर्टी एज क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, कौन कौन सी लेयर होती है यूटेरस की जो इम्प्लांटेशन के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमें बेसिक यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां से उस चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो लिमिटेड क्वेश्चन है, जो हर बार वहीं से मतलब कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कुछ हमारे पास जो आर्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की कुछ टेक्नोलॉजी है, उनसे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद रिप्रोडक्शन, देखिए ये दोनों यूनिट जो है आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों यूनिट को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बाद की यूनिट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्क स्कोरिंग जो है, सबसे ज्यादा जो स्कोर कर सकते हो आप मार्क्स, ठीक है, जो आपको अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे तो आपके यहाँ पे गलत होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। मतलब अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते हो, इन यूनिट को अच्छे तरीके से आप पढ़ते हो, तो आपके काफी मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप इनके अंदर, बिना किसी कोई भी रॉन्ग अटेम्प्ट किए, ठीक है, कोई भी गलत आंसर किए बिना आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास आती है
बायोटेक्नोलॉजी से। किससे आती है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पूरी रिलेट करती है आपकी किससे? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है उससे आपकी काफी चीजें रिलेट करती है। जैसे हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम डीएनए के रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है, इन सब चीजों से भी काफी चीजें आपको रिलेट करेगी किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी की वाली जो यूनिट है उसके अंदर हमने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, किस किस मेथड से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम कोई भी अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, कैसे हम किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, कैसे हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है हमारे पास डीएनए को आइसोलेट करने के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करने के। अगर ये बात कर ली हमने बायोटेक्नोलॉजी की, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही वो हमारे एप्लीकेशंस आती है कि हम जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कैसे बनाते हैं बायोटेक। जैसे आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है। बीटी कॉटन एक बायोटेक्नोलॉजी से मतलब डेवलप किया हुआ एक प्लांट है, ठीक है, एक मतलब तरीके की एक सीड है बीटी कॉटन, ठीक है। आज के टाइम में जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है आपके पास कॉटन से रिलेटेड जो भी सीड है वो सब बीटी कॉटन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। अगर इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आती है हमारे पास जो हेल्थ से रिलेटेड है और कुछ माइक्रोब्स वगैरह के से कि हमारे ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से माइक्रोब्स जो है वो हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की अगर हम बात करें तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर हम बात करते हैं काफी चीजों की कि सबसे पहले तो हम हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कौन कौन सी डिजीज हमें किस किस तरीके से हो सकती है, मलेरिया हमें कैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से इसके वेक्टर होते हैं, क्या क्या पॉजिटिव एजेंट होते हैं, किस तरीके से मलेरिया हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, टाइफाइड का कैरियर कौन है, टाइफाइड कैसे फैला था, ठीक है, सबसे पहले टाइफाइड जो है उसका कैरियर कौन था, ये सब हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके अलावा बहुत सारे डिजीज है हमारे पास, जैसे कुछ वायरल डिजीज है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ हमारे पास फंगल डिजीज है, ठीक है। इन सभी डिजीज के बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर जो होती है, ठीक है, वो इम्यूनिटी पावर कैसी है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, इन सभी इम्यूनिटी के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। वैक्सीनेशन के बारे में हमें पढ़ना है, इम्यूनाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है, एंटीबॉडीज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें टॉपिक की तो हमारे पास बायोगैस वाला जो टॉपिक है उससे भी हमारे पास क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीवरेज ट्रीटमेंट जो वाला जो टॉपिक है उससे भी यहाँ पे चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। और माइक्रोब्स जो होते हैं उनका हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या क्या यूज है, किस तरीके से माइक्रोब हमारे लिए यूजफुल भी है। जैसे आपको पता है भाई कोई भी माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा माइक्रोब जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, कौन सा माइक्रोब्स है जो हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल के बारे में अभी आपने पढ़ा, जैसे आपने अभी मैंने बताया कि भाई हेल्थ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई वायरल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, प्रोटोजोवल डिजीज होती है, फंगल डिजीज होती है, ठीक है, वर्म्स वगैरह से हमें डिजीज होती है, तो इन सब से हमें डिजीज होती है, ठीक है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो हमारे वेलफेयर के अंदर क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब हमारी डे टू डे जो भी लाइफ है उसके अंदर माइक्रोब्स का बेसिक रोल है। जैसे हम अगर बात करें कि हमारे पास लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, जो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है, तो उनका रोल है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होंगे, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे प्रेजेंट है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, वहीं कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमने जेनेटिक्स के बारे में बताया, फिर हमने रिप्रोडक्शन वाली यूनिट के बारे में बताया, फिर बायोटेक्नोलॉजी वाली के बारे में, फिर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आती है, जो सबसे लास्ट में आती है, वो आती है हमारे पास पूरी ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास इकोसिस्टम और
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अगर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर, सबसे मेन टॉपिक यही आता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से कुछ टॉपिक हैं जिनको अब मतलब एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया गया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर अगर हम बात करें कि भाई ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के बेसिस से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हम देते हैं, एमएससी से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, नहीं सॉरी, 12th के बाद आप बीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हो, ठीक है, तो उनके अंदर जैसे सीयूटी का एग्जाम है, ठीक है, आपका कोई नीट का एग्जाम है, ठीक है, उसके अलावा अगर आप और कोई भी किसी भी कॉलेज का कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो उनके अंदर कहां कहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, उन सभी के बारे में भी हमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ बोर्ड का पढ़ाएंगे, हम जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और जिस जिस टॉपिक से आपके बन सकते हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर इंटरेक्शन होता है, उनके अंदर इंटरेक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन से जो एग्जाम्पल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब एनसीईआरटी से बनते हैं। मोस्टली आप देखोगे जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे, जो भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, वो सब आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास कुछ ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हो गए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, कैसे हम किसी भी एरिया की कितनी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है किसी भी स्पीसीज की, कोई प्लांट का स्पीसीज है, कोई एनिमल का स्पीसीज है, तो उन पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट के स्पीसीज को या किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को हम कैसे वहां पे मेजर कर सकते हैं, ये सब हमें इसमें ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इकोसिस्टम, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। कुछ 10% लॉ के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा हम इकोसिस्टम के बारे में कि हमारे पास ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। कैसे कोई भी मतलब चीज जो है, हम जो जब भी कोई भी चीज डिकम्पोज होती है तो वो कैसे हमारी सोइल के अंदर किस किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ना है, पिरामिड्स के बारे में पढ़ना है, जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया, पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। कौन सा सबसे आइडियल पिरामिड है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है इकोसिस्टम में। अगर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी आपको पता है, ठीक है भाई, हमारी कंट्री जो है वो एक ह्यूज बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है, कितने ऑर्गेनिज्म है, कितने उनके नंबर है, कहां कहां पे उनके नंबर ज्यादा है, कहां कहां पे उनके नंबर कम है, इन सब के बारे में हमें बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ना है। और कैसे हम उन रिसोर्सेज को जो हमें नेचर से मिले हैं, उन रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्व करने में जैसे एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन है, इन कंजर्वेशन के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। किस किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है उनके इंटरफेयर से हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, जो भी इस चैप्टर के अंदर मतलब जो भी हम लेक्चर डिलीवर करेंगे आपको, वो लेक्चर जो होगा वो पूरा डिटेल्ड होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों को स्किप कर दिया जाए या कुछ चीजों को फास्टली कर दिया जाए, ठीक है। तो आप जो भी टॉपिक देखो, जो भी वीडियो आप देखो, उसको कंप्लीट देखना, ठीक है। अगर कंप्लीट वीडियो आप देखते हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में, आपको कोई भी चीज है, ठीक है, उनके बारे में आपको सभी के बारे में पता चलेगा कि भाई कौन से टॉपिक से हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। उस वीडियो के अंदर हम किस किस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल के अंदर नॉलेज दी जाएगी, पूरी सब चीजों के बारे में बताया जाएगा कि भाई कौन कौन से हमारे पार्ट हैं, किस किस पार्ट का क्या फंक्शन है, कोई सी भी चैप्टर है उसके अंदर पर्टिकुलर हम जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उसको डिटेल में कवर करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप अगर जब भी आते हो आपको लगता है कि भाई हमारे कोई कंफ्यूजन है, तो आप कंफ्यूजन को कमेंट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि भाई कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ ऐसी बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है, तो उसको भी आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन
आपको अगर कोई भी वीडियो अगर अच्छे तरीके से, अगर कोई भी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको वीडियो पूरी डिटेल में देखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे इस चैनल पे, जिसके अंदर आपको बहुत ही मतलब जल्दी अगर आपको कोई टॉपिक देखना हो, ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी हो या कोई भी आपको उसके बारे में समझना हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप समझ सकते हो आराम से। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ये तो क्लास 10th के हो गए और ये क्लास 12th के हो गए। क्लास 9th की अगर हम बात करें तो क्लास 9th के अंदर बेसिकली अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो हमारे पास 3 चैप्टर हैं, सेल, टिश्यू और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये हमारे पास 3 चैप्टर हैं। तो इन 3 चैप्टर के बारे में भी, सेल के बारे में, जैसे सेल जो है वो एक चैप्टर ऐसा है जो 9th में भी आता है और 11th में भी आता है। तो सेल के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस किस कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे सेल वर्क करता है, हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं, किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैसे सेल्स होते हैं, किस टाइप के सेल्स होते हैं, ये सब हमें डिस्कस करना है। टिश्यू के बारे में हम पढ़ना है। टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो भी आपके 11th क्लास के रिलेशन में क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज तो वो टॉपिक भी बहुत मतलब चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका अगर 12th में हम बात करें तो पहले 12th में था चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे 12th में भी, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। क्लास 11th की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई नीट वगैरह से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे कोई कॉलेज का एंट्रेंस देते हो, ठीक है, आप कोई कॉमन कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो, ठीक है, कहीं पे आप कोई इस तरीके कोई स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो, सभी के अंदर अगर जहां पे आपको बायो मिलेगी वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में, वो क्लास 11th से मिलेंगे। तो क्लास 11th अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्लास 11th के जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज तो ये है। दूसरे नंबर पे क्लास 11th के अंदर जो चैप्टर हैं वो थोड़े ब्रॉड हैं, बड़े हैं, ठीक है, उनको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा क्लास 11th को रिवाइज करते रहोगे, साथ के साथ रिवाइज करते रहोगे, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाए, जो भी आपको चीज बताई जाए, ठीक है, उन टॉपिकों को आप जितना जल्दी रिवाइज करोगे उतना ही जल्दी आप सभी के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप जितना एक बार आप क्लास 12th में हो गए तो आपके ऊपर बोर्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, कि इस वजह से आप 11th क्लास की बहुत सारी चीजें हैं जिनको भूल जाओगे। तो 11th क्लास का जब भी आपको कोई भी लेक्चर डिलीवर किया जाए तो उसके आप साथ के साथ क्या बनाए, नोट्स बनाए, ठीक है। अपने हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको यहाँ पे देखना है कि भाई क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक, क्लास 11th के भी सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। मतलब जितना हो सकेगा हमसे उतनी वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। अगर क्लास 11th की बात करें तो क्लास 12th के भी जो भी अभी जैसे रिसेंटली बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, 1-1.5 महीने के अंदर बोर्ड के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 15 फेब से बोर्ड के एग्जाम जो है वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के बेसिकली। तो क्लास 10th का भी और क्लास 12th के भी एग्जाम जो है वो हमारे फेब के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगर हम इन एग्जाम की बात करें तो इन एग्जाम से इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वीडियो को देखते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको जो भी कंटेंट मिलता है, कंटेंट यहाँ पे सारा सुपीरियर कंटेंट मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि फालतू का कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो जो है जिसको देख के आपका टाइम वेस्ट हो। आपको कंटेंट जो भी मिलेगा वो बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। जिस भी कंटेंट के ऊपर आप, भले ही आपकी वीडियो जो है वो एक या 2 दिन लेट हो सकती है चैनल के ऊपर, लेकिन आपको जो भी कंटेंट मिलेगा, जो भी वीडियो आपको मिलेगी वो सुपीरियर वीडियो मिलेगी। अगर आप उस वीडियो को आराम से देखोगे, ठीक है, आप पेन कॉपी लेके बैठोगे और साथ के साथ अपने जो भी चीज इंपॉर्टेंट आपको लगती है उनको लिखते हुए चलोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, इस चीज की गारंटी है। उसके बाद जो भी टॉपिक आप कवर करते हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ठीक है, उस टॉपिक के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व भी करने की भी कोशिश किया करो कि भाई कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 10th क्लास की बात कर लेते हैं, तो अगर हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आपने लाइफ प्रोसेस के अंदर हार्ट वाला टॉपिक पढ़ा,
अब आपने हार्ट वाले टॉपिक के बारे में पढ़ लिया कि भाई हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से हमारे पास वेसल्स होते हैं, ठीक है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कितने चैम्बर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, कितनी वाल्व होती है, किस किस से कवर रहता है, कौन कौन से हमारे पास वेन्स आर्टरीज कौन कौन सी जो होती है वो हार्ट से रिलेटेड होती है, कैसे ब्लड पंप होता है, कितनी हमारी हार्ट बीट होती है, क्या हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, क्या हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इन सब के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ लिया हार्ट वाला टॉपिक, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि हार्ट से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन मिले उन सभी क्वेश्चनों को आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए अच्छे से, ठीक है। आप जितने अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहा है हार्ट से, तो आप हार्ट के बारे में ये भी पढ़ो कि भाई किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने कितने चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है। फिश के अंदर कितने चैम्बर के होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर के होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर कितने चैम्बर के होते हैं, मैमल्स के अंदर कितने चैम्बर के होते हैं, तो किन किन मेंबर्स के अंदर किस किस टाइप के हार्ट होते हैं। तो वहां से जो भी टॉपिक आप क्लियर करो उस टॉपिक के बारे में आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सोल्व करोगे तो आपके लिए एग्जाम के अंदर आप उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से मतलब ये कर सकते हो कि आराम से उनको सोल्व कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम बात करें अब यहाँ पे, तो जो भी अब इस वीडियो को देखे, ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ ऐसा लगता है कि भाई कुछ गलत बताया जा रहा है या कुछ ऐसी चीज है जो आपको सही ना लगे, तो उसके बारे में भी आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हैप्पी न्यू ईयर।